वालेकुम। प्रोग्राम आपस की बात में मैं हूं काशिफ मुश्ताक। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एन में होने वाली वारदात की। कराची में वाइट करोला गैंग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। ये गैंग हाउस रॉबरी किस तरह करता है और करने के बाद कहां गुम हो जाता है, इस तमाम तर तफसीलात पे आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। ना सिर्फ हम आपको ये बताएंगे कि ये गैंग किन किन इलाकों में जो है वो कार्रवाइयाँ करता था, बल्कि साथ साथ ये भी बताएंगे कि इस गैंग के कितने कारिंदे थे और ये गैंग पकड़ा कैसे गया है और आया। इस गैंग को पकड़ने के बाद कराची में जो हाउस रॉबरीज की वारदातें हैं उनमें कमी आएगी या नहीं। हमारे साथ रहिए, आगे चलते हैं और आगे मजीद इस हवाले से आपको बताते हैं। हम उस घर के बाहर पहुंच चुके हैं जिस घर के अंदर जो है वो वारदात हुई। वारदात के बाद तैमूरिया थाने की जो पुलिस मोबाइल है या SHO तैमूरिया शायद ताज हैं, उनकी जानिब से जो कार्रवाई की गई और मुलजमान को जो पकड़ा गया वो कैसे पकड़ा गया उस पर भी बात करेंगे SHO साहब से। लेकिन साथ साथ हम यहाँ अब उस विक्टिम फैमिली के पास पहुँचे हैं, उनसे जानते हैं कि कैसे ये वारदात हुई, कैसे आपको ये लगा कि अब पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। क्या नाम है आपका, घर में कौन कौन लोग मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फरहान है और ये सुबह 4 बजे ये घर में दाखिल हुए। उस टाइम हम सब सो रहे थे और घर में मेरी वालदा है, मेरी वाइफ है और 2 बच्चे हैं। तो ये सुबह 4 बजे हमें कुछ आवाज़ आई कि जैसे कुछ खटखट हो रही है, तो हमने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो तब तक लोग अंदर दाखिल हो चुके थे। तो इन्हें बाहर का गेट जो है वो इन्होंने पहले वो काटा है, उसके बाद अंदर के हमारे 2 दरवाजे थे वो दोनों दरवाजे इन्होंने तोड़े हैं। वो दोनों दरवाजे तोड़ के अंदर घर में दाखिल हुए और हर कमरे से जहाँ जो हम लोग सब सो रहे थे वहाँ से सबको इन्होंने, मेरी फैमिली को, बच्चों को, सबको इन्होंने गन पॉइंट पे हमें ज़दोकोप किया गया, मारा भी थोड़ा, और फिर हमें सबको एक कमरे में बंद करके और पूरे घर से इन्होंने सारी लूटामारी करी है और जो भी जेवर, पैसा, जो भी घड़ियाँ, जो भी कुछ था वो सब ले गए। और उसके बाद हमें उस टाइम बिल्कुल कोई मौका नहीं मिल सका कि हम पुलिस को कॉल करते या कुछ करते। जब वो चले गए, उन्होंने तकरीबन 45 मिनट वो घर में रहे, 50 मिनट। उसके बाद जब वो चले गए फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म करा तैमूरिया पुलिस में, वहाँ पे जाके रिपोर्ट भी लिखाई और 2 दिन बाद ही पुलिस ने एक्शन लिया और बहुत ज़बरदस्त एक्शन लिया है। लाइक ऐसा यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में ज़रा कम होता है। 2 दिन बाद ही इनको अरेस्ट कर लिया गया, एक उसमें से मारा भी गया और अब ये है कि पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। और तैमूरिया पुलिस स्टेशन के जो SHO हैं शाहिद ताज साहब, उनकी टीम ने जो एक्शन लिया है दैट इज़ कमेंडेबल। टाइम बता रहे हैं, सुबह का टाइम, अमूमन लोग सो रहे होते हैं, आप भी सो रहे थे, सेंसेस में नहीं होते हैं अपने पूरे। अचानक से इस तरह की वारदात होना, ऐसे लोग घर के अंदर दाखिल हो जाना, आप जब उठे आपने देखा कितने लोग थे, उनके हाथ में गन्स थी नहीं थी और उनकी कोशिश क्या थी कि क्या क्या हम करें, कुछ आप नरेट करेंगे? जी, जब हम लोग सो रहे थे, उठे तो ऑब्वियसली एकदम परेशान हो गए। 5 लोग अफराद थे, एक के हाथ में गन नहीं थी, बाकी सबके पास पिस्टल थी और उन्होंने हमारे पर गन रख दी और गन रख के जो है फिर हमसे सब उन्होंने पूछा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, जेवर कहाँ रखा है, पैसा कहाँ रखा है। बच्चों के पर गन रख दी, बच्चों को बहुत देर बिठाए रखा उन्होंने गन के पर। मेरे पर वो आधे घंटे मुसलसल गन रखे रहे और यानी बहुत ट्रॉमा वाली सिचुएशन में से अभी हम लोग गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद जब आपने मुकदमा दर्ज करवाया, फिर इंटेरोगेशन शुरू हुई, तो उसमें आपको किस हद तक पुलिस की मदद साबित हुई? अमूमन हमने यहाँ देखा है कि पुलिस कल्चर भी बेहतर नहीं है, तो उस पर भी कोई कमेंट करेंगे? नहीं जी, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि पुलिस कल्चर बेहतर नहीं है। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो इट्स वेरी गुड। पुलिस ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करा, बल्कि पुलिस ने मुझसे खुद SHO साहब ने कहा कि आप FIR कटाएँ और हम इनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, फ़ौरन एक्शन लेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। और उन्होंने ये चीज़ करके दिखाई है। जब कभी भी मैं पुलिस स्टेशन में मैं गया हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से इन्होंने ट्रीट करा है। हर चीज़ जो है इन्होंने अपना काम जो है ना, इन्होंने अपने काम में किसी किस्म की कोई कोताही अभी तक नहीं बरती है। सिर्फ अभी तक जो है वो रिकवरी एक नहीं हो पाई है, जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि वो रिकवरी भी हो जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि शाहिद ताज साहब और उनकी टीम जो है वो ये काम भी कर दिखाएगी। जिस तरीके से इन्होंने इनको पकड़ा है, एक्शन लिया है और जिस तरीके से इनकी सपोर्ट है हमें, मुझे पूरी उम्मीद है कि रिकवरी भी हो जाएगी और इनको सज़ाएं भी मिलेंगी। और इलाका जो है वो इलाका भी मैं ये देख रहा हूँ कि इलाके में भी अब थोड़ी सी एक सिक्योरिटी सी है, लोगों में थोड़ा सा खौफ भी कम है क्योंकि पुलिस की पेट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, रिकवरी की आपने बात की,
उन मुलजमान की डिमांड क्या थी कि उनको क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे चाहिए, उस पर उन्होंने क्या बात? उन्होंने सबसे पहले जेवर मांगा हमसे कि जेवर कहाँ रखा है, जेवर दें। जब जेवर उनको दे दिया तो फिर वो कैश के पीछे पड़ गए, तो कैश भी उनको दे दिया। उसके बाद भी वो कैश ही मांगते रहे कि कैश दें, कैश दें। तो उन्होंने पूरा घर, उन्होंने एक एक चीज़ हमारी जो है वो छान ली, और हर चीज़ देख के उन्होंने जब उनको हो गया इत्मीनान कि अब घर में मज़ीद कोई ऐसी चीज़ वैल्यूएबल नहीं है, तो वो चले गए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब वो आए आपको वो चीज़ करनी चाहिए थी जो आप नहीं कर सके? और क्या आपके घर में कोई सिक्योरिटी सिस्टम, कोई कैमरास, कोई चीज़ मौजूद है? जी, कैमरास नहीं है मेरे पास घर में, अनफॉर्चुनेटली। मैं रिग्रेट करता हूँ कि कैमरास होने चाहिए थे। कैमरास होते तो और इससे काफ़ी एक सिक्योरिटी होती है। और अब गार्ड्स भी नहीं है इस हमारे इस बेल्ट पे, तो गार्ड्स का भी इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि गार्ड्स भी जो है वो फ़ौरन से जो है वो इधर एक अपॉइंट हो जाए। अच्छा, यकीनी तौर पे आपने बड़ा हौसला किया होगा उस टाइम पे, क्योंकि फैमिली मौजूद थी और तमाम तर फैमिली टारगेट हो सकती थी खुदा न खास्ता इसमें। तो आपने फौरी तौर पर क्या एक्शन सोचा, या फिर फैमिली मेम्बर्स को क्या आपने हिकमत अमली बताई कि आप ये कर दें? देखिए, उस टाइम क्योंकि गन थी, गन के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। उस टाइम पे रेजिस्ट करना भी बेवकूफ़ी होती है। तो उस टाइम पे मैंने भी सबको, फैमिली को यही बोल दिया कि कोई कुछ ना करे, जो घर में है इनको दे दें। और मेरी वाइफ ने भी यही कहा है कि आपके पास आपको जो चाहिए वो हम आपको दे देते हैं। और उनको हमने शुरू के 10-15 मिनट में सब कुछ दे दिया था, कोई भी चीज़ हमने उनसे छुपाई नहीं, हर चीज़ दे दी कि ताकि ये जल्द से जल्द चले जाएँ। मगर उन्होंने उसके बावजूद अपनी तसल्ली करी। पौन घंटे वो रहे यहाँ पे तकरीबन, और उन्होंने एक एक चीज़ छानी, सारी घड़ियाँ तक ले गए, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी उन्होंने, एक एक चीज़ ले गए। तो हमने कुछ भी नहीं करा, उन्होंने मुझे बांध के बिठा दिया था, और फैमिली को उन्होंने सब एक तरफ ही रखा हुआ था, गन रखी हुई थी उनके पर। तो बस हमने रेजिस्ट कुछ भी नहीं करा, ना कुछ बोले ना रेजिस्ट करा। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे साथ यहाँ के एसएचओ जो हैं वो भी मौजूद हैं, शाहिद ताज साहब। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा, हमने जैसे कि देखा कि एक लूप होल ये भी था कि इस घर के अंदर सीसीटीवी नहीं थे, उसके बावजूद ये गैंग, पहले तो ये बताएं कि वाइट करोला गैंग क्यों कहते हैं इसको, और ये किस तरह कराची में ऑपरेट कर रही है? एक्चुअली जो हमारे पास जितने भी वारदातें हो रही होती हैं उसमें कोई ना कोई विटनेस, कोई ना कोई आई विटनेस या सीसीटीवी से हमें इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट होती है, उसके अंदर अगर कोई गाड़ी ऐसी आती है तो उसी हिसाब से उस ग्रुप का नाम मशहूर हो जाता है। तो ये वाइट करोला अमूमन रेंटा से या लोगों के पास ज़्यादातर होती है, और अगर वो वारदात में यूज़ हो रही होती है और कलर वाइट है तो उसको वाइट करोला गैंग के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली जो ग्रुप है जो यहाँ पे वारदात के लिए था, ये अफ़गान डकैत हैं, और ये इससे पहले भी जो वारदातें करते रहे, इनके ग्रुप के दीगर मेम्बरान या इनके साथी, या इससे पहले जो अफ़गानी ग्रुप हाउस रॉबरी जो करते रहे, वो अमूमन रेंट की गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि ज़्यादातर वाइट ही होती हैं, तो इसलिए वो वाइट करोला गैंग मशहूर होता है। अच्छा, जब ये गैंग आपने पकड़ा, मुकाबला हुआ इनसे, एक इनका जो कारिंदा है वो हलाक भी हुआ है, पहले तो ये बताएं कि क्या ये 7 रुकनी है या इससे ज़्यादा और भी गैंग थे? जो इनके पास से गाड़ी आप लोगों ने कब्ज़े में लिए, वो गाड़ी जो है क्या वो चोरी की थी या फिर रेंट पे ली हुई थी, उसका कोई डिटेल सामने आई है? फिर जो ये अपने बैकअप में मोटरसाइकिल रखते थे, वो मोटरसाइकिल का है? ये बेसिकली जो वारदात हुई है उससे पहले, मेरी पोस्टिंग से पहले यहाँ पर तकरीबन 2 या 3 वारदातें हो चुकी थी हाउस रॉबरी की। तो टास्क दिया गया था अफसरान की जानिब से, एसएसपी ज़िशान साहब ने, डीआई साहब ने इसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी थी कि ये गैंग है, इसको बस्ट करना है। तो इसके लिए हमने जो प्रीवियस जो डाटा था अवेलेबल हमारे पास वारदातों का, तो सीसीटीवी फुटेजेस थी, जो आई विटनेसेस का रिकॉर्ड था, उसको सारे को एनालाइज करने के बाद हमने एक रोड मैप प्लान किया, वो बड़े साहब से डिस्कस किया, उन्होंने हमें पूरी नफरी और स्ट्रेंथ दी। फिर उसके हिसाब से हमने पिकेटिंग की। इनकी जो वारदात हुई उसके अंदर हमने पूरी सीसीटीवी कलेक्ट की, जहाँ जहाँ पे हमें गाड़ी की फुटेज मिल सकती थी वो हमने गाड़ी की फुटेज कलेक्ट की। उस गाड़ी की ही इंफॉर्मेशन के ज़रिए हम इस गैंग तक पहुँचने में कामयाब हुए, और अल्लाह ने हमें इसमें कामयाबी दी। इसमें हमने अपनी पिकेटिंग प्लान एसएसपी साहब से डिस्कस किया, उन्होंने 3-4 एसएचओज़ को डिप्यूट किया, हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर नाका पॉइंट्स बनाए, और 28 तारीख की रात को हम लोगों ने ये सारा वहाँ पे जो प्लान किया था, हमने इस गैंग को, इसके साथ हमारा मुकाबला हुआ, जिसके अंदर एक हलाक हुआ और बाकी लोग इसमें, एक ज़ख्मी हुआ, बाकी लोग इसमें फ़रार हो गए थे, जिनको बाद में हमने गिरफ़्तार कर लिया। क्या समझते हैं इन मुलजमान को कितनी सज़ा होगी? इस तरह की एफआईआर इन मुलजमान पे पहले भी हुई, फिर ये दोबारा बाहर आ गए, तो क्या समझते हैं किस तरह ये तमाम तरह जो कानूनी कार्रवाई वो अमल में होगी?
देखें, इसमें जो बेसिकली कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशनल और इन्वेस्टिगेशनल खला रह जाता है, जिसकी वजह से मुलजिमान को बेनिफिट मिल जाता है। मगर हमारी कोशिश है कि इसके अंदर सबको लूप में लेकर और तफ्तीश को पूरा कंप्लीट करके उसमें कोई लैकुना ना रहे, हम इनको सज़ा दिलवाएं। और उसके लिए हमने उसमें एफ़र्ट्स भी किए हैं, ID पीरियड्स वगैरह इसमें कराई गई हैं मुलजिमान की, रिकवरीज इसके अंदर जो इफेक्टिव हुई हैं, जो टाइमली जिस तरीके से शो हुई है उसको सारी को शो किया गया उसके अंदर। तो होपफुली हमें उम्मीद है तो और अदालतों पे इंशाल्लाह एतमाद है कि वहाँ से इनको सज़ा होगी। तो आपने सेक्शन लगाई है, अगर उसी सेक्शन के तहत कार्रवाई होती है तो कितनी सज़ा बनती है इनकी? देखिए, वो सेक्शन इसमें 395 है जो इनके अंदर लगी है और उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट सज़ा है। अच्छा जी, हम इस वक्त तैमूरिया थाने में पहुंच चुके हैं। चूँकि ये कार्रवाई जो है वो तैमूरिया पुलिस ने ही की है और इस हवाले से जो मुलजमान गिरफ़्तार किए हैं उन मुलजमान से भी जानेंगे कि वो ये वारदातें कैसे जो है वो करते थे और इनका क्या मकसद था कि ये वाइट करोला के अंदर ही जो है वो ये तमाम तर वारदातें करते थे। कराची में वाइट करोला गैंग काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन पहले इन मुलजमान से जानते हैं, क्या नाम है तुम्हारा और कैसे ये वारदात करते थे, ये बताना सबसे पहले। मेरा नाम मोहम्मद ख़ान है और हम रात के अंधेरे में निकलते रहे। मैक्सिमम 4:30 बजे के करीब जब अंधेरा हो जाता था, हमारा एक साथी जो है ना वो रेकी करता था और ज़्यादातर कोशिश करते थे कि मेन रोड वाली साइड पे जो मकान होते हैं उसी को जो है ना कैप्चर करते थे और उसी में घुस के हम वारदात करते थे। ठीक है, कितने रुकनी आपका गैंग था जो लास्ट वारदात कर रहे थे, पकड़े कैसे गए, थोड़ा सा ये भी बताओ। हमारा जो गैंग था टोटल हम थे 7 गैंग था और घर में घुसते थे, फैमिलियों को एक कमरे में बिठाते थे और मकान के एक फ़र्द को लेके जो है ना हम उसी को लेके सारी अलमारियाँ तोड़वाते थे और उन्हीं के साथ मिलकर उनसे सोना मोना और कैश में नकदी ले जाते थे। पहले भी मुकदमात हो चुके हैं, पहले भी कभी जेल गए हो, पकड़े गए हो, कैसे दोबारा बाहर आ जाते हो? क्या मैकेनिज़्म है आप लोग के पास ऐसा है कि वापस बाहर आ जाते हो, वापस वारदातें करते हो, कैसे करते हो? बस ये जो है ना हम लोग वारदात करके चले जाते हैं वापसी, जो पकड़े जाते हैं उनको तो पता नहीं है। अच्छा, जो अमूमन वारदात अब तक कितनी वारदातें कर चुके हो पहले तो ये भी बताओ, फिर एक के हिस्से के अंदर अमाउंट कितनी आ जाती थी जो वारदात करते थे? वारदातें तो 4 किए हैं, एक के बंदे के हिस्से में आते थे 1-1 लाख के करीब आते थे। ठीक है। अच्छा, जो आप लोग का ये 7 रुकनी गैंग था उसमें आपका क्या किरदार था, आपकी जिम्मेदारी क्या होती थी इस गैंग के लिए? मेरी जिम्मेदारी तो होती थी कि घर में एंटर हो गया अलमारियाँ खोलना और वहाँ से कैश और नकदी सोना ज्वेलरी ये अरेंज करना। ठीक हो गया। अच्छा, आप बताओ कि आप का नाम क्या है और आप ये वारदातें किस तरह करते थे और आपका इस गैंग के अंदर क्या किरदार था? मोहम्मद हसन नाम है मेरा। मैं बस हम सारे साथ होते थे और जो हमारा साथी था नूर ख़ान, उसने हमें साथ किया था सबको और बस घर देखते थे जिसके बाहर कैमरे ना हो, गार्ड वार्ड ना हो, दीवार छोटी हो और शोर ना हो, अंधेरा हो, बस उसमें हम घुस जाते थे। फिर घर में कोई बच्चा हो तो उसको ले लेते थे और घर वालों को फिर बोलते थे, डराते थे, धमकाते थे। असला था हमारे पास तो वो डर जाते थे, तो जितनी कीमती चीज़ें वो हम खुद निकाल देते थे, अलमारी तोड़ते थे, उनको बांध देते थे। घर में कोई मर्द होता था तो उसको बांधते थे, उनके बच्चों को उठा लेते थे उनको, बस इस तरह। ये हाउस रॉबरी के अंदर काफ़ी लोगों को आपने ज़ख्मी भी किया होगा, कितने लोगों को अब तक ज़ख्मी किया? घर के अंदर फैमिलीज़ होती थी, उनको जब बांधते थे, जो बच्चे मौजूद होते थे उनके साथ रवैया ऐसा रखते थे, फिर जो आप लोग को वहाँ से जो भी चीज़ें आप लेके निकलते थे उनको आपस में डिवाइड कैसे करते थे? बस वो नूर ख़ान जो बड़ा था वो सब ले जाता था, हमें कभी 3 लाख कभी 5 लाख ऐसे दे देता था। तो एक के हिस्से में 3 से 5 लाख रुपए आते थे? कभी ज़्यादा आ जाते थे, कभी कम आ जाते थे, जितना सामान मिलता था उसके हिसाब से होता था। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि अक्सर घरों के अंदर हमारा टारगेट ये भी होता था कि हम सोना चोरी करते थे, फिर उस सोने को मार्केट के अंदर कैसे, शहर के अंदर ही बेचते थे या कहीं और ले जाते थे? वो जो अलग हो गया उसका ज़िम्मेदारी होता था, और सोना या जो भी कीमती चीज़ है हमें वो बस पैसे देता था।
अच्छा, ये वाइट करोला गैंग तो काफ़ी ज़्यादा, इसका क्या मकसद था कि वाइट रंग की गाड़ी लेके शहर के अंदर घूमना? फिर अपने साथ एक मोटरसाइकिल भी रखते थे आप लोग, उसका क्या मकसद था? वो मोटरसाइकिल वाला जो था वो पायलट होता था। जैसे वो पुलिस बहुत ज़्यादा होता है तो वो मोटरसाइकिल वाला पहले रोडों को देख लेता था कि पुलिस कहाँ कहाँ खड़ा है, तो फिर वो हमें मोबाइल होता है छोटा और उसमें सिम होता है, वो बताता था यहाँ से आओ, यहाँ से नहीं आओ। तो फिर करोला वाइट जो है वो कराची में बहुत ज़्यादा है, तो इसको पुलिस इतना वो नहीं करता, तो बस इसीलिए वाइट गाड़ी रखा था हमने। अच्छा, मुझे ये बताओ कि गाड़ी और मोटरसाइकिल और ये असला जो है ये कहाँ से लेते थे? ये सर, ये जो हलाक हो गया ना, ये लेकर आता था और हमें हमारे डेरे से ले लेता था, और वो जो पायलट होता था ना, जो स्कूटर पे होता था, वो हमें बता देता था कि इस घर में घुसना है आज। वो शाम में दिन में आके जो है ना घर देख लेता था। ये जो लास्ट वारदात आपने की है, घर के अंदर कितने लोग मौजूद थे, कैसे रैकी की इसके बारे में भी बताना। बस वो मैंने आपको बोला ना, वो पायलट जो था उसने हमें मोटरसाइकिल वहाँ पे खड़ा किया और हमने गाड़ी लगाया, फिर हम खामोशी से जो है उतरा और उसके घर में एक बंदा दीवार कूद गया, छोटा दीवार था सर, तो उसने अंदर से गेट खोला। फिर वो जो उनके घर के अंदर का गेट था, वो जो हलाक हो गया ना, उसको पास बड़ा सा पाना होता था, पेप होता था, उससे वो गेट तोड़ता था और घर में घुस के फिर हम देखता था कि घर का जो मर्द है उसको हम एक जगह कर लेता था, और ख़ातीन जो होती थी ना, मर्दाना और जनाना वाली, उनको अलग अलग करके, और जो उनका छोटा बच्चा होता है उसको हम उठा लेता है, तो उसको हम फिर पिस्तौल से डराता है। अगर वो हमारे साथ आतापाई करता है तो फिर वो ज़ख्मी करता है, वरना हम नहीं करता ज़ख्मी। हम उनको बोल देता है एक जगह बैठ जाओ, जो हमारा सामान जो कीमती है ना, सोना और जो पैसा है, वो हम ले लेता था, और फिर हम उनको बांध के वो घर से चला जाता था। मोहम्मद गुल, आप बताओ कि आप पहले भी वारदातों में पकड़े गए हो, अब दोबारा पकड़े गए हो, आपको खौफ नहीं आता कि अगर जिस तरह आपका एक साथी हलाक हो गया है, इसी तरह मुकाबले के अंदर आप भी किसी दिन मारे जाओगे, खौफ नहीं आता इस चीज़ से? सर जी, खौफ क्यों नहीं आता था, खौफ लेकिन आप किसी और के सर पर जो है पिस्तौल रख के इस तरह की वारदातें करते हो, तो आपको खौफ नहीं है, तो इसीलिए तो आप इस तरह की वारदातें करते हो। सर जी, कोई मजम्मत ना करे तो हम उसके साथ नहीं करते, जो मजम्मत करते थे हम उसी के साथ फिर लड़ते थे। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये 1, 2, 3 और 4 रुकनी गैंग तो यहाँ मौजूद है। टोटल जो ये गैंग है वो 7 रुकनी है, जिनमें से एक इनका साथी हलाक हो गया है, एक ज़ख्मी हालत में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उससे भी इंटेरोगेशन जारी है। जबकि एक जो इनका साथी है, पुलिस हुकाम ये बताते हैं कि वो जो है वो अब तक फ़रार है, जो मोटरसाइकिल राइड करता था और जो तमाम तर इलाके की रैकी करता था। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ना सिर्फ ये कराची के तैमूरिया थाने की हदूद में वारदातें करते थे, बल्कि ये गैंग बहुत ज़्यादा एक्टिव था और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह की ये वारदातें अंजाम देते थे और उसके बाद अचानक से ये गायब हो जाते थे। जब हम इन मुलजमान से पूछते हैं या पुलिस के आला हुकाम से पूछते हैं तो उनकी जानिब से बताया जाता है कि ये गैंग जो है वो वारदात करने के बाद अगर कोई अच्छी वारदात हो जाती थी तो उसके बाद ये शहर छोड़ के चले जाते थे। फिर एक और गैंग मुनज़्ज़म होता था, वो और गैंग इस तरह की वारदातें करता था, फिर वो भी शहर छोड़ के चले जाता था। और बिलखसूस ये वाइट रंग की जो गाड़ी इसमें इस्तेमाल की जाती थी वो इसलिए की जाती थी चूँकि कराची शहर के अंदर वाइट गाड़ी करोला जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है, तो इनका टारगेट भी यही होता था। और मुतअद्दिद ऐसी वारदातें हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं और बता चुके हैं आवाम को कि आप भी थोड़ा सा एहतियात करें। यहाँ इनका इंटरव्यू करने का मकसद ये था कि इनसे इनकी तफसीलात जानें, लेकिन साथ साथ अब हम मज़ीद भी इस केस के हवाले से इंटरोगेट भी देख रहे हैं कि कहाँ किस हद तक किया गया, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि आया कि इस मुलजमान को सज़ा क्या होती है। हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी सेंट्रल ज़ीशान सिद्दीकी। उनसे जानते हैं कि आया इस शहर के अंदर जो वाइट करोला गैंग है वो वारदात करने के बाद आखिर गायब कहाँ हो जाता है। ये जो गैंग पकड़ा गया इसने इंटरोगेशन में क्या बताया और ये किस तरह वारदात करने के बाद आपस में इनके हिस्से कैसे डिवाइड होते थे, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये बताइएगा कि ये जो कार्रवाई आप लोगों ने की, रिकवरी इसमें हुई और मुलजमान पकड़े गए, कैसे इसके आपको क्लू पॉइंट मिले थे, कैसे आपने इसको वो किया? जी बिल्कुल, ये गैंग जो है रात के वक्त वारदात कर रहा था, बल्कि अर्ली मॉर्निंग। तो इन्होंने काफ़ी हमारे इलाके को डिस्टर्ब किया, तैमूरिया में वारदात की, इसी तरह नॉर्थ नाज़िमाबाद में वारदात की। तो हमने इनकी कुछ सीसीटीवी फुटेजेस से आइडेंटिफाई कर लिया गाड़ी किस किस्म की है, और सुबह के वक्त हमने अपनी ख़ास पिकेट्स और टीमें निकाली, और इसी तरह यही हुआ कि ये इस दिन भी वारदात करने की नीयत से आ रहे थे और पुलिस ने इनको रोका और इन्होंने पुलिस पे फायरिंग की, जिसमें जवाबी फायरिंग में
इनकी गाड़ी के टायर बर्स्ट हुए और एक मुलजिम हलाक हो गया और बाकी वहाँ से फ़रार हो गए। लेकिन हमें ये कि सारा गैंग एक्सपोज हो गया और उसके बाद हमने इस तमाम के तमाम मुलजिमान गिरफ़्तार कर लिए। इसमें क्या वजह समझते हैं मुलजमान पे मुकदमात होते हैं, फिर दोबारा बाहर आ जाते हैं, फिर इसी तरह कराची में, और स्पेसिफ़िक इस गैंग का नाम वाइट करोला गैंग क्यों है? देखिए, वो तो ट्रेडिशनली यहाँ पे वाइट करोला इस्तेमाल होती रही है, इसलिए इसको वाइट करोला गैंग कहते हैं। लेकिन अब ये मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और जैसे यहाँ पे जो गाड़ी थी वो पुराना मॉडल था गाड़ी का, तो इसमें अब वो वाइट करोला गाड़ी के लिहाज से मशहूर हो गया है। लेकिन जो इनका तरीक़ेकार है और जो इसमें ख़ास अफ़गान एलिमेंट हैं, जो इसमें अफ़गानी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनका तरीक़े वारदात सिमिलर है। ये घर में कूदते हैं और ये बड़े कटर्स यूज़ करते हैं और उसके बाद कटर से दरवाज़े काट के अंदर चले जाते हैं और ये वहाँ पे वारदात करते हैं और घर से भारी सामान लूट लेते हैं इसमें। आज के इस प्रोग्राम में हमने हाउस रॉबरीज़ के हवाले से बात की है, लेकिन कराची में मुख्तलिफ वारदातें मुख्तलिफ गैंग्स जो हैं वो करते हुए दिखाई देते हैं और उन गैंग्स की जानिब से न सिर्फ वारदातें की जाती हैं बल्कि पुलिस की जानिब से भी कार्रवाई की जाती है, उन गैंग्स को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन तफ्तीश कमज़ोर होने की वजह से या फिर मुकदमा कमज़ोर बनने की वजह से वो मुलजमान जेल तक जाते हैं, लेकिन दोबारा वापस बाहर आते हैं और इसी कराची के अंदर वारदातें करते हुए दिखाई देते हैं। अगर पुलिस केस मजबूत बनाए तो मुलजमान को करार वाक़ई सज़ा जो है वो हो सकती है। इस वक्त मैं हज़ार टाउन में मौजूद हूँ, पंचतन रोड पर, जहाँ पर आप अक्वी सिम्त में देख सकते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर एक कंप्लीट दीवार को तोड़कर रास्ता बनाया गया था और उसके बाद बोरी में बंद वहाँ पे तकरीबन 13 से 14 टुकड़ों में लाश मौजूद थी, जो एक टैक्सी ड्राइवर की थी, जिसे दो ख़वातीन ने झांसा देकर अपने घर बुलाया और बादज़ां नशावर मशरूब पिला के उसके जिस्म के टुकड़े किए और उसे बोरी में बंद करके यहाँ पर फेंक दिया। ये एक ब्लाइंड मर्डर केस था जिस पर कोई भी क्लू ऐसा नहीं था, क्योंकि अतराफ़ में अगर देखा जाए तो कोई भी CCTV कैमरा नहीं है, किसी एनी शायद ने यहाँ पर नहीं देखा था। तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम थी, उनका कहना था कि क्योंकि इलाका मकीनों का भी उन पर काफ़ी प्रेशर था कि इस केस को सॉल्व किया जाए, आया कौन से लोग इस वाक़े में मुलविस हैं, तो इस हवाले से उन्होंने रात दिन एक किया और तकरीबन 28 दिन के बाद इस केस को, जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एक ब्लाइंड मर्डर केस था, उसे ट्रेस आउट किया गया और उसमें जो हक़ाइक़ सामने आए उसने सबको चौंका दिया। यहाँ पे सूरत हाल ये थी कि वो टैक्सी ड्राइवर जिसे ख़वातीन मुख्तलिफ़ औकात में अपने घर बुलाती रही और उसे मुख्तलिफ़ हरबों से लूटती रही, उससे पैसे खाए गए, उसे कई लालच दिए गए, लेकिन उसके बाद वो उस पर पूरा नहीं उतर रही थी। जिसके बाद जब उनके मुताबिक जब टैक्सी ड्राइवर की डिमांड्स उनसे ज़्यादा हुई तो बिलाखिर उस जो मुलजिमा है उसने अपनी बेटी के साथ मिलकर उस टैक्सी ड्राइवर का कत्ल कर दिया, उसे टुकड़ों में लाश बंद करके यहाँ पर फेंक दी, जिसे इकट्ठा करने के बाद जो सीरियस इन्वेस्टिगेशन विंग है उसकी टीम ने इस तमाम केस को ट्रेस आउट किया और तमाम जो हक़ाइक़ थे वो अवाम के सामने लाए। जी, अगर इस केस की बात की जाए तो इसमें ना सिर्फ ये कि पुलिस हुकाम ने काफ़ी मेहनत की, इसमें एक जो इनका SCIW है, जो सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग है, वो इसे देख रहा था और उनके SSP हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब मोहसिन। हम उनसे जानते हैं इस केस के हवाले से। जी ज़ुहैब साहब, बताइए कि पूरा एक ब्लैंक किस्म का ये मर्डर था, क्या सूरत हाल आपके सामने आई, कौन सा ऐसा क्लू मिला जिस पर ये तमाम जो सूरत हाल है उसे आपने वाज़ेह किया? थैंक यू सर वेरी मच सलमान भाई। असल में किस्सा दरअसल यूँ था कि 11 जून को कुछ लड़के इलाके में गली में खेल रहे थे, तो खेलते खेलते उनको एक हाथ नज़र आया, कुछ फिंगर्स नज़र आए हाथ के, तो वो बच्चों ने जाके अपने बड़ों को बताया। बड़ों ने यह इन्फॉर्मेशन हमारे पुलिस स्टेशन, जो बरौरी पुलिस स्टेशन है, वहाँ उनके साथ शेयर किया। पुलिस थाने की तरफ से हमारी पर टीम रवाना हो गई, इसमें क्राइम सीन यूनिट है हमारी, हमें इन्फॉर्मेशन दी गई, मैंने फिर अपने क्राइम सीन को भिजवा दिया। वहाँ पे जाके एक सीवरेज लाइन थी। अब सीवरेज लाइन में एक हाथ का निकलना, इट मीन्स के और भी हमें कुछ टुकड़े या पूरी बॉडी मिल जाएगी। फिर हमने उसको मेरे अपने लड़के थे लोकल, भी कुछ हमने नोटेबल साथ रखे, फिर हमने उसको शुरू कर लिया, उस पूरे सीवरेज लाइन की सफाई और उसमें देखना।
तकरीबन हमें 1 घंटा लगा और इस घंटे में हमने कोई 13 पीसेस निकाले एक बॉडी के, इंसानी जिस्म के अज़ा थे 13 पीसेस, उनको इकट्ठा किया तो हमें सारे मिल गए थे, बॉडी पूरी हो गई थी। इसको फिर हमने शिफ्ट किया सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हमारा क्राइम्स यूनिट था, लीगल फॉर्मेलिटीज़ थे, उधर कंप्लीट करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए ले गए। अब हॉस्पिटल में जाके हमने जब पोस्टमार्टम कंप्लीट किया, अगेन हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि जी ये बॉडी किसकी है, आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि हमने इसको सोशल मीडिया पे भी दे दिया था और लोकल्स जितने भी थे उस इलाके के उनके साथ शेयर किया था, नोटेबल्स भी थे, स्काउट वालों के साथ शेयर किया था, लेकिन ये चीज़ हमें कहीं नहीं पता चली कि ये किसकी बॉडी है। फिर इसके बाद हमने ये किया कि जी इलाके में क्या ऐसी चीज़ है कि कोई शिफ्ट आया है, चेंज हो गए हैं, तो वहाँ पर हमें किसी गली में एक टैक्सी नज़र आई। हमने उस टैक्सी को जब मालिक ढूंढने की कोशिश की, लोगों से पता किया, तो हमें पता चला कि तो 3-4 दिनों से यहाँ पे टैक्सी खड़ी है। और जब पता किया कि ये ऐसे पहले कभी खड़ी होती है, कहते नहीं जी। तो अब हमारे लिए मुश्किल था कि टैक्सी को कैसे ढूंढें। फिर हमने एक्साइज की मदद से और लोकल नोटेबल्स लोगों की मदद से फिर हम टैक्सी ओनर तक चले गए। जब टैक्सी मालिक के घर पहुँचे, वहाँ पे उनकी बीवी से हमारी बात हो गई, तो उसकी बीवी ने बताया कि यार मेरा तो शोहर 8 तारीख को निकल के कराची गया है, ये तो अक्सर व बेशतर जाता है। तो फिर हमने पूछा भाई आपकी टैक्सी जब जाता है तो टैक्सी कहाँ खड़ी कर लेते हैं? तो पता चला कि या तो पार्किंग में या तो घर में। तो ये थोड़ा हमें चेंजेस नज़र आए। फिर हमने उस औरत को अपने साथ ले जाके सिविल हॉस्पिटल ले गए बॉडी दिखाने के लिए। चेहरे से तो बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई थी क्योंकि वो बहुत पुरानी लाश थी, कोई 5-6 दिन पुरानी थी। फिर उसके पैर के नाखून दाएं बाएं कहीं ना कहीं से उस औरत ने अपने शोहर की बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद फिर अगेन प्रॉब्लम कि जी हमारे पास ना एविडेंसेस हैं, ना CCTV फुटेज हैं, ना हमारे पास जियो फेंसिंग में कोई नंबर आया, ना हमारे पास इसके अलावा इस सच टेक्निकल या डिजिटल हम एविडेंसेस की बात करें, हमारे पास कुछ नहीं था। लोकली जब हमने बात की, उनके फैमिली से बात की, टैक्सी यूनियन वालों से बात की, इस तरह हमें कोई नहीं मिला कि इसकी किसी के साथ लड़ाई हुई है या दुश्मनी हुई है या इस तरह का कोई मसला है। तो हमें फिर लोकल सोर्सेज की तरफ चले गए क्योंकि आपको पता है कि जो हमें CIW वाले हैं, हम टेक्निकली काम करते हैं, हम टेक्निकल बेस पे सारी चीज़ों का एविडेंस कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं अरेस्ट की तरफ। अब जब हमारे पास टेक्निकल में कुछ नहीं आ रहा था तो हम लोकल की तरफ गए। लोकली हमें भी कोई सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि सच किसी ने जिससे भी हम पूछते थे कि ये तो इलाके में शरीफ बंदा था, इसकी तो कोई दुश्मनी लड़ाई वगैरह कोई मसला नहीं था। फिर ये हुआ कि हमने फिर मज़ीद सर्च करना शुरू किया उसकी गाड़ी का। तो 2-3 दिन गुजरने के बाद उसके सीट के नीचे या सीट के कहीं मतलब ऐसी जगह थी जो नज़र पहले नहीं आई थी, वहाँ से एक पासपोर्ट साइज़ तस्वीर मिली। उस तस्वीर को लेके हम फिर बाय फेस और शक्ल सूरत से वो एक हज़ारा खातून लग रही थी। तो हम वहाँ पे गए, बंदा खुद भी हज़ारा था। इनिशियली हमें ये लगा कि इसकी फ़ैमिली की, मैं किसी की तस्वीर है, फैमिली को दिखाया, फैमिली में से किसी की नहीं थी। फिर हमने इसको तस्वीर को लेके गए हज़ारा टाउन में, जिससे भी पूछा तो किसी ने बताया कि जी हमें नहीं पता। तो वन फाइन मॉर्निंग हमें कहीं से पता चला कि ये एक लेडी है, उसके नाम लेट्स सपोज ए है। तो हम ए की तरफ निकले, किसी को पता नहीं कि ये है कौन है। फिर हम एक बंदे ने हमें बताया कि ये तो फ़लानी खातून है। हम उस खातून के घर पे गए तो उसको पता चला कि जी ये तो, उसने कहा जी मेरा नाम ए नहीं, मेरा नाम बी है। अगेन एक प्रॉब्लम। फिर इसके अलावा हमने ये किया कि हमने फिर वो टैक्सी के रूट्स को फॉलो किया, पूछा भाई ये टैक्सी किस रास्ते से कहाँ आते जाते हैं। फिर स्पिनी रोड पे कहीं हमें कैमरे में नज़र आया कि उस कुछ दिन पहले जब ये 8 तारीख को गायब होता है, उससे पहले की एक वीडियो थी। तो वो बंदा सुबह के टाइम जा रहा होता है, एक औरत उसके गाड़ी में बैठी होती है फ्रंट सीट पे, उससे भी हमें आइडेंटिफाई नहीं हो सकी। फिर 2-3 दिन बाद हमने देखा एक और हमें फुटेज मिली। अगेन हम उस औरत के पास गए। पहले वो इनकारी थी कि जी ये तो मेरी तस्वीर नहीं है, हमारी शक्लें एक जैसी हैं। हम दोबारा उसके पास गए तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस था, बहुत मुश्किलात थे और कभी कभार हमें यह लगता था कि हम ब्लैंक हो गए, ज़ीरो हो गए, अब ये केस मज़ीद आगे नहीं चल सकता। लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही, मेरी टीम ने स्पेशली उसको निज़ाम लीड कर रहा था जो इंचार्ज CIW है। हम मुतादिद बार कभी CCTV फुटेज की तरफ, कभी रूट्स की तरफ हम जाते गए, कभी हॉस्पिटल्स की तरफ जाते गए, कभी उस फैमिली की तरफ गए, कभी ये जो मकतूल था इसकी तरफ गए, तो कुछ नहीं निकला। अब जब वो हमें एक तस्वीर मिली, हमने शक की बेस पे उस औरत के पास दोबारा गए। अपने लेडी पुलिस स्टेशन के जो SHO हैं, बाकी मेंबर्स थे, उनको साथ ले गए, उनको वहाँ से शामिल तफ्तीश किया। औरत इनकारी थी कि जी मैंने तो कुछ नहीं किया, अगर आप जो भी करना चाहते हैं आप पुलिस हैं, ये जो टिपिकल एक लैंग्वेज बोलते हैं हमारे जो मुजरिम होते हैं, मुलजिम होते हैं या लोकल्स होते हैं,
उसके बाद फिर हमने घर में और देखा कि लेडीज़ कोई वगैरह है, तो उस घर में उस औरत की एक बेटी थी। हमने ये किया कि उसकी माँ को पुलिस स्टेशन, वुमेन पुलिस स्टेशन में रखा। फिर लेडी पुलिस हमने भेजे और उनको बताया कि जी अब किस्सा तो ख़त्म हो गया है, आपकी माँ बता चुकी है कि क्या कुछ किया करते रहे हैं हम, अब आपने उसको साइकोलॉजिकली हमने वो किया, प्रेशर दिया थोड़ा कि ताकि वो असल हकीकत की तरफ आए। तो फिर वो कहते हैं जब भी कोई जुर्म करता है, कोई मुलजिम होता है, वो गलती कर ही बैठता है। तो अचानक उसकी बेटी के मुंह से निकला कि उसको ये नहीं करना चाहिए था। इट मीन्स कि हमारा केस स्ट्रेस हो गया। अब वाक़या कैसे हुआ, क्यों इन लोगों ने किया, इस बात को निकालने के लिए हमें बहुत मुश्किलात पेश आए। फिर हम दोनों माँ बेटी को अलहदा शामिल तफसील, मैं ख़ुद गया, मैंने ख़ुद उस माँ को सुना, उसकी बेटी को सुना। असल में जो किस्सा निकला कि जी इस बंदे ने एक औरत को ब्लैकमेल किया जो वहाँ की लोकल थी, ब्लैकमेल करने के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात की कोशिश कर रहा था। फिर वो मज़ीद डिमांड करता गया। ज़ाहिर है माँ का दिल बेटी के लिए जलता है। माँ को आग लगी जब उसने, बंदे ने, हुसैन नामी बंदा था, हुसैन अली हैदरी था जो मकतूल था, उसने कुछ डिमांड जैसे किए तो माँ को कुछ समझ नहीं आया। बेटी के साथ मिल के शाम को उसको घर पे दावत दी कि आ जाओ, हम आपको आज डिनर करते हैं इकट्ठे। उसी दिन फिर ये माँ बेटी अपने शोहर को इस्लामाबाद किसी काम के सिलसिले रवाना किया था। फिर उस रात उनको घर में बिठा के नींद की गोलियाँ उसको कोई 6 या 7 दे देते हैं। तो उसके बाद वो कहती हैं कि जी जब हमने गोलियाँ दे दी तो वो सो गया था। खाने के बाद हमने फिर कोशिश की कि हम इसको लात मुक्के मारते रहे कि ये उठेगा नहीं उठेगा। तो तकरीबन सुबह 4 बजे तक वो नहीं उठा। अगले दिन अगेन फिर हमने उसको दोबारा बुलाया कि आज जी वालिद घर पे नहीं है, आ जाओ हम डिनर कर लेते हैं, हम इंजॉय करेंगे, गाने शाने सुनेंगे। तो इस तरह का एक ड्रामा बनाया हुआ था। हुसैन फिर उसके घर आ जाता है उस रात, ये गालिबन 8 तारीख की रात है। तो घर में आके इनके साथ खाना खा लेते हैं। खाने के बाद वो फिर उसी तरह उसके जूस पिलाते हैं। जूस में 6 गोलियाँ डाल के नींद की, और खाने में कोई 6-7 गोलियाँ, मतलब 12-13 गोलियाँ उसको खिला के उस खाने के बाद वो सो जाता है। सोने के बाद माँ बेटी दोनों मिल के उसका सबसे पहले गला काटते हैं, फिर उसके हाथ पैर जिस्म सारा, बकौल उनके कि हमने रात को तकरीबन 11-12 बजे शुरू किया था काटना। जब हमने सुबह बाहर देखा सूरज निकलने वाला था, तो हमने सारे पीसेस को इकट्ठा शॉपर में डाल के अपने वॉशिंग मशीन में डाला। अगली रात फिर इसको जाके सीवरेज लाइन में जहाँ से हमें मिले थे बॉडी, तो वहाँ फेंक के आ गए थे। तो इस तरह ये केस काफ़ी हाइप क्रिएट कर गया था, स्पेशली हज़ारा टाउन में। हमारे हज़ारा बरादरी के लोग हैं जितने भी हैं, आपको पता है कि छोटे केसेस बड़ी हाइप क्रिएट कर लेते हैं। प्रेशर भी बहुत था ह्यूमन राइट की तरफ से। आईजी साहब के स्पेशल डायरेक्शन थे और बड़ा वो फोकस कर रहे थे कि इस तरह के केसेस क्वेटा जैसे शहर में कभी नहीं हुए, हमें उन पे फोकस करना चाहिए और उसको ट्रेस करना चाहिए। तो हमें तकरीबन कोई 25 दिन या 28 दिन लगे थे इस केस को ट्रेस करने में, और 2 जुलाई को फिर हमने ये माँ बेटी को अरेस्ट किया था। कोई ज़ायरा उर्फ फातिमा नामी खातून थी और उसकी बेटी शाजिया नामी लड़की थी, उनको हमने अरेस्ट किया था। इसके बाद फिर हमने उनको बड़ा स्मूथ, मतलब उनको कंफर्टेबल रखा, ये नहीं है टिपिकल पुलिसिंग की तरह। फिर उसके बाद अगले दिन उन लोगों ने 164 किया और कन्फेशन की अपने उसके जुर्म की। जी ये तमाम वो वाक़यात थे जिसके हवाले से बताया हमें एसएसपी SCIW के, उन्होंने कैसे इस तमाम जो एक ब्लाइंड केस था जिसमें एक शख्स की बॉडी को मुख्तलिफ पीसेस में सीवरेज लाइन में फेंका गया था, वहाँ से सीवरेज लाइन से बरामद होने के बाद कैसे टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एविडेंस के हवाले से उन्होंने मेहनत की, उनकी टीम ने मेहनत की और आखिरकार वो कातला तक पहुँचे। और जो मकतूल के वर्सा थे जिनकी जानिब से इस तमाम सूरत हाल के हवाले से काफ़ी शोर मचाया जा रहा था, उस तमाम केस को हल किया। इस तरह बहुत से ऐसे केसेस हैं जो अभी भी ट्रेस होने के मतलाशी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या किरानी रोड पर एक पेश आया जिसमें 7 से 8 साला बच्चे की बॉडी को जलाया गया, उसे जलाकर मारा गया। इस हवाले से भी केस ट्रेस हुआ है और इसमें जो मुजरिम निकला है वो बज़ाहिर तो बिल्कुल एक आम सा नौजवान नज़र आता है, लेकिन उसकी हरकत और तमाम सूरत हाल का अगर जायज़ा लिया जाए तो अपनी उम्र से कई गुना बड़ा जुर्म का मुर्तकिब हुआ है। उसने कत्ल किया है एक मासूम बच्चे।
जिसके पीछे उसकी और कोई भी ख्वाहिश पोशीदा नहीं थी। एक ज़हनी खलफशार, एक ज़हनी बेसकूनी और एक माशरे में उभरता हुआ हिजान है जिसने उसे राग़िब किया है इस तरफ कि वो एक 8 साला बच्चे पर अपने तमाम जो उसके साथ माजी में चीज़ें बीती हैं, जिस पर उसकी फैमिली ने उसका साथ नहीं दिया, उसने उसका असर यहाँ दिखाया और उस बच्चे को जो अभी पूरे तरीके से इस दुनिया में आने वाली मुख्तलिफ़ आसाइशों से, मुख्तलिफ़ रिश्तों से आशना हो रहा था, मुकम्मल तौर पर उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सका, उसे उसने कत्ल कर दिया। मैं इस वक्त किरानी रोड से मलाइका मरी कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक 8 साला बच्चे का एक मर्डर हुआ। ये बेईमाना कत्ल जैसे हुआ इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन पुलिस ने इसे भी ट्रेस आउट किया है। एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के चंद सेकंड की वीडियो से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस अरमान अली के घर पर जिसे बेदर्दी से कत्ल किया गया था। उसके जिस्म पर टॉर्चर के निशान थे, उसकी बॉडी को भी जलाने की कोशिश की गई थी। उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि उस बारे में क्या कहेंगे। जी सर बताइएगा तमाम सूरत हाल के हवाले से। सर जी امروز ما خودم خانه نبودیم، ما آمدیم ساعتای یک نیم بجه خانه آمدیم بچه اینجا پیش خانه بوده پیش خانه ده. بعد از مادرش پرسیدم کجا است، گفت که همین پیش خانه بازی میکرد، همین یک بجه اینجا بود. بعد از اون ما می خانه شش یک لحظه دیگه باز نان آورد، نان من میخواستم بخوریم، مثلا بچه نماد، بچه گم شد. از بچه از این برش تیلو بلو گشتی، ایده و رود گشتی. باز ما یک طرف رفت، مادرش یک طرف رفت، و به ریزه بچه یک بیراش یک طرف رفت. باز یک زمانی و ریزه بچه ما دروازه مقام زد، جیغ کرد که بچه را درد ده. در کجا است؟ در 4 دوری است. ما از این خانه برشتم میتر تیلو آمدم که این بچه را مادرش آورده بغل گرفته. باز میترخم دیگه در ما معلوم نشد که کی بود و کی نبود و مثلا. باز در پلیس ما زنگ زد، پلیس آمد، باز ما را گرفته تانه برد و چی بلند اسپتال برد. باز اونجا باز چک میکرد، باز پس آمد دیگه میترخم دیگه معلوم نشد در ما کی بود و کی نبود دیگه. بعد از دیگه تشکر شما برادرها که مثلا امداد از ما میترخم همکاری مونید، یک اول میگرید، یک جهان تشکر. इसके वालिद का कहना है कि वो इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से काफ़ी रंजीदा है। जब वो घर पहुंचा तो उसका बच्चा गायब था, जिसे बाद में मुर्दा हालत में उसकी वालदा उठा के करीबी 4 दीवारी से लाई, लेकिन उसके बाद उसे नहीं पता लगा कि तमाम सूरत हाल कैसा वक्त उस पर गुजरा। लेकिन पुलिस ने रात दिन एक करके उसके बच्चे के कातिल को ढूंढा और अब वो पुलिस की कस्टडी के बाद जुडिशल होकर जेल में है, जिस पर वो उनका शुक्रगुजार है। ये मेरी एक्विजिशन में अरमान अली का घर है, जो 7 से 8 साला बच्चा था, जिसे यहाँ से नामालूम कातिल जो था, जो बाद में मालूम हुआ, उसने यहाँ से उठाया। ये वो मैदान था उसके घर से मुलिका जहाँ पे वो पतंगबाजी कर रहा था, पतंग उड़ा रहा था, जब उसे यहाँ से उस 19 साला नौजवान ने यहाँ से उठाया और अपने साथ ले गया। और अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो तमाम रास्ता दिखाए इस प्लाट से, जो जहाँ से वो गुड्डी उड़ा रहा था, उसे उठाने के बाद उसे इस राहदारी पर वो लेकर अपने साथ गया और ले जाकर उसका जो एक ठिकाना था, जहाँ पे इससे पहले भी उसने अपने घर के एक पालतू कुत्ते को निशाना बनाया था। बेसिकली वो नफसियाती तौर पर इस हद तक डिप्रेस था कि तमाम जो नेट सीरीज़ वो देखता रहा, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर जो पुरतशद्दुद वाक़यात की वीडियोस देखता रहा, उसके बाद उसने उसका अमली प्रैक्टिकल किया। पहले उसने अपने पालतू कुत्ते को उसका निशाना बनाया, उस पर तशद्दुद किया और बाद उसका गला काट के उस कुत्ते को मार दिया। उसके बाद उसने जो तमाम सूरत हाल देखी थी, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसने इस 8 साला बच्चे अरमान का चुनाव किया। इस अरमान को उठाने के बाद वो यहाँ से ले गया और ले जाने के बाद उसके घर से कुछ ही दूर जो साइड पे एक मैदानी थी, वहाँ पे जाकर उसने उसे रखा। रखने के बाद उसे भी उसी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया, हथौड़ी के ज़रिए उसके सर पर वार किए, उसके जिस्म को छुरी से काटा और काटने के बाद बिलाखिर उसकी गर्दन काट के उसे कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसने आसपास अतराफ़ में मौजूद जो कचरा था उसे इकट्ठा किया, उसके ऊपर रखा, उसे आग लगा दी। ताहम खुशकिस्मती से
आधा उसका जिस्म जो है वो जल सका, बाकी वो क्योंकि मौके पे मौजूद नहीं था कातिल, वो वहाँ से चला गया। जिसके बाद पुलिस ने उसकी डेड बॉडी के बाद जो मुख्तलिफ दीगर एविडेंस थे उसे इकट्ठा किया। खुशकिस्मती से हर कातिल की तरह ये कातिल भी अपना एक निशान छोड़ गया, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने उसे बेस बनाते हुए तहकीकात का दायरा कार वसी किया और बिलाखिर इस नौजवान को वहाँ से उठाया गया, जिसके बाद उसने पुलिस के डराने धमकाने और तफ्तीश के ज़रिए अपना एतराफ़ जुर्म किया। एतराफ़ जुर्म करने के बाद उसका यह कहना था कि उसने ये तमाम तर जो वाक़यात हैं ये मुख्तलिफ़ वेब सीरीज़ देख कर, जहाँ पर पुरतशद्दुद वाक़यात थे, कई गेमिंग ऐसी थी जिसमें लोगों को अजियत का निशाना बनाया जाता था, उसके बाद उन्हें कत्ल किया जाता था। तो उसने कहा कि उसने अपने साथ ये सवाल किया कि जब ये सब कुछ होता है तो वो ख़ुद क्यों नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों से गाफिल हैं कि वो मोबाइल्स पर क्या देख रहे हैं, नेट किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अलार्म है हर उस घर के लिए जिसमें बच्चा मौजूद है कि वो उनके माँ बाप, उनके बड़े, उनके टीचर, उनके असातिज़ा ये ख्याल करें कि बच्चा क्या कर रहा है और किस जानिब राग़िब हो रहा है। जब तक इन तमाम चीज़ों की जानिब नहीं देखा जाएगा तब तक ये मामलात हल नहीं हो पाएंगे। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ प्रोग्राम आपस की बात के लिए सलमान अशरफ, कोयटा।